एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 से हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंग्लिश भी चलेगा, कि कोई एक रीडिंग को जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। तो ये हमारा रीडिंग पैसेज 1 है एंड दिस इज़ रियल आइल्स एग्ज़ाम रीडिंग। तो इस रीडिंग का सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इस रीडिंग का टाइटल यू जस्ट रीड इट। ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट मार्गरेट प्रिस्टॉन, सो दिस इज़ फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो उसके बाद आप क्या करना है, आपको नहीं कुछ पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि वो पूरा स्टोरी पढ़ने बैठ जाते हैं। नहीं, ये स्टोरी अगर आप पढ़ने बैठे तो आपकी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब बाहर जाने का जो ड्रीम है, जो स्टोरी है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक रीडिंग में आप 30 मिनट्स लगा दोगे। तो इसलिए कुछ नहीं पढ़ना है। अगर थोड़ा सा फिर भी क्यूरियोसिटी हो रही है तो एक इतना सा आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। अब सीधा चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है एंड उसको कैसे हम वहाँ से इधर आएंगे वो हम देखेंगे। अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। मैं आपको पैराग्राफ के साथ साथ क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द नोट्स बिलो फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कुछ मेरा पेज मिस हो गया था तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा है। तो अभी वैसे तो नॉर्मल रीडिंग पैसेज 1 में कितना 2 ही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बट स्टिल कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। लास्ट में एक MCQ भी पूछ लेते हैं, जो आजकल 14 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं किसी किसी रीडिंग में। तो डोंट वरी अबाउट इट, हमें तो आंसर देने से मतलब है। ठीक है, तो अभी कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें ये करना है। अगर आप इसकी लोकेशन ढूंढ सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली हम पैसेज के अकॉर्डिंगली चलेंगे, क्योंकि पहले पैसेज लिखा जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं। सभी क्वेश्चंस नंबर वाइज मिलेंगे, आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो तो एक एक पैराग्राफ पढ़ के मिलेंगे। मतलब वो लॉजिकल, मतलब वो नंबर वाइज यू कांट गेट इट, बट ये वाले आपको एक के बाद एक लोकेशन मिलती जाएगी। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसको करना कैसे है, लेट्स डू इट। तो इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने इंपॉर्टेंट है। इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ये होती है, ये क्वेश्चन पूरा है, ये पूरी स्टेटमेंट है। इन्फॉर्मेशन जो पैराग्राफ में मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन के साथ ये स्टेटमेंट एग्री होती है। मतलब दोनों, ये स्टेटमेंट और वहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिली है पैराग्राफ में, वो दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा। अगर मीनिंग में थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, यहाँ पे जर्मन की बजाय अगर अफ्रीका लिख दिया है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो फिर फॉल्स होगा। और अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही गायब होता, नहीं। लाइक आर्टिस्ट इन द जर्मन एस्थेटिक ट्रेडिशन पोर्ट्रेट नेचर रियलिस्टिक, उन्होंने क्या पोर्ट्रेट किया, नेचर रियलिस्टिक से रिलेटेड किया या क्या किया, तो वो अगर नहीं दिया तो नॉट गिवन होगा। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें अब पूरे क्वेश्चंस पढ़कर नहीं जाना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, अगर यहाँ से भी कीवर्ड्स उठा सकते हैं अगर हमें फर्स्ट की लोकेशन नहीं मिल रही है। आर्टिस्ट इन द जर्मन, जर्मन को मैंने कीवर्ड लगा दिया। एस्थेटिक ट्रेडिशन, पोर्ट्रेट नेचर रियलिस्टिक, उन्होंने क्या पोर्ट्रेट किया, दिखाया, उस आर्ट जो भी उन्होंने बनाया, नेचर को रियल वाले उसमें दिखाया। अगर तो आर्टिस्ट ने इन द जर्मन एस्थेटिक ट्रेडिशन, जो आर्टिस्ट थे जर्मन में, उन्होंने अगर नेचुरल चीज़ें दिखाई तो फिर ट्रू होगा, और अगर अननेचुरल चीज़ें दिखाई तो फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं की कि उन्होंने अब उसने पेंटिंग में क्या क्या दिखाया, तो वो नॉट गिवन होगा। तो सेकंड वाला जो मुझे पेरिस दिख रहा है कीवर्ड, तो पेरिस से ऊपर ही अपने को लोकेशन मिल सकती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे ही ढूंढेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, अब कीवर्ड को ढूंढना कैसे है? या तो फिंगर यूज़ करो। हमें टारगेट क्या है, जर्मन एंड पेरिस, तो मैं तो सिर्फ वो ही ढूंढूंगी, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। अभी आप देखना आंसर कैसे फटाफट मिलते हैं। यहाँ इसमें जर्मन नहीं है, जर्मन में जी बड़ा मिल सकता है, ओके। यहाँ पे नहीं है जर्मन, ये जर्मन भी नहीं दिखा है, नहीं हो सकता है, ध्यान से पढ़ लेते हैं यार। शी एंड हर सिस्टर प्राइवेट स्कूल व्हेन टू अटेंडेड हाई स्कूल, शी डिसाइडेड, पेंटिंग तो ऊपर भी हो सकती हैं, अच्छा। बट व्हेन फैमिली, सिडनी हो गया, शी डिसाइडेड अर्ली शी बिकेम ट्रेंड सिडनी एंड एनरोल्ड इन नेशनल गैलरी विक्टोरिया आर्ट गैलरी वेयर शी हैड स्टडीड, ओके। तो
तो उसके बाद जर्मन यहाँ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में ही मिलेगा, सेकंड में भी मिल सकता है। तो इन आफ्टर हर फादर डाइड मार्गरेट रिटर्न टू एडिलेड टू स्टडी एंड देन टीच एट दिस। हर अर्ली आर्ट वर्क वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन एस्थेटिक ट्रेडिशन इन विच सब्जेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड वर डिपिक्टेड इन ए ट्रू लाइफ मैनर। तो एग्जैक्ट सभी चीज़ें दी हैं, तो इसको मैं लिखूँगी ट्रू। और अगर आप येस लिख कर आए तो आंसर हो जाएगा 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड ढूंढते हैं पेरिस। तो इसके बाद हमें यूरोप शुरू हो गया है और पेरिस मुझे यहाँ मिल गया है। तो मार्गरेट अटेंडेड ए फेमस आर्ट कॉलेज इन पेरिस। मार्गरेट ने एक फेमस कॉलेज आर्ट अटेंड किया। आर्ट पेरिस में एक फेमस कॉलेज आर्ट का था, वो अटेंड किया। अगर उसने अटेंड किया तो येस, अगर नहीं अटेंड किया तो नो, कुछ और अटेंड किया तो नो। और अगर बात ही नहीं है कि कौन से फेमस कॉलेज में पढ़ी थी वो, तो मार्गरेट्स फर्स्ट विजिट टू यूरोप 1904 एंड हर स्टडीज़। आप मेरे साथ साथ करो, स्क्रीन पोस्ट करो। क्वेश्चन ये है और ये लोकेशन है। And her studies in Paris, France had little impact on this naturalism that dominated her work from this early period. However, some 8 years later, after returning to Paris, she began to recognize the यहाँ तो भाई कुछ ऐसा दिया नहीं कि फेमस कॉलेज आर्ट कॉलेज में पढ़ी, तो मैं इसको लगा दूंगी नॉट गिवन। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। पेरिस के बारे में दिया, स्टडी के बारे में दिया, बट वो कौन से कॉलेज में पढ़ी, फेमस आर्ट कॉलेज में पढ़ी या साइंस कॉलेज में पढ़ी, वो नहीं दिया, तो नॉट गिवन हुआ, ठीक है। फिर थर्ड पे चलते हैं। मार्गरेट मेट हर हस्बैंड विलियम। अच्छा उसका हस्बैंड है। वाइल टीचिंग ए क्राफ्ट एट रिहेबिलाइजेशन यूनिट। देखो मैंने इसमें क्या क्या कीवर्ड लगाया। मार्गरेट अपने हस्बैंड को मिली, विलियम जिसका नाम था, तो विलियम को भी हम ढूंढ सकते हैं कीवर्ड रिहेबिलाइजेशन यूनिट। देखो ये जो चीज़ है ना, ये कीवर्ड जो मैंने लगाई ये चेंज नहीं कर सकते। टीचिंग ए क्राफ्ट, पढ़ाते हुए, क्राफ्ट पढ़ाते हुए, वो रिहेबिलाइजेशन यूनिट में मिली। अगर वो अपने हस्बैंड को, विलियम को मिली थी पढ़ाते हुए इस रिहेबिलाइजेशन यूनिट में, तो ट्रू होगा। और अगर कुछ और पढ़ाते हुए मिली थी कहीं और कंट्री में, तो फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि उसको कैसे मिली कैसे नहीं, तो नॉट गिवन हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये विलियम यहाँ आ गया, ये देखो देखो देखो, ठीक है। तो हमारा देखो ये लोकेशन क्यों मिल रही है, क्योंकि W कैपिटल है। देखो अलग से ये देखो फर्स्ट वर्ड, ऐसे ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करना है जिनकी कैपिटल मतलब जो जिनको दे कांट चेंज। अब हम ढूंढ लेते हैं टीचिंग ए क्राफ्ट। रिहेबिलाइजेशन यूनिट भी यहाँ मिल गया। देखो अब यहाँ से पढ़ते हैं। इन इंग्लैंड्स वेस्ट कंट्री शी टॉट बास्केट वीविंग क्राफ्ट ही होती है एट रिहेबिलाइजेशन यूनिट फॉर सर्विसमैन। इट वॉज ऑन बोर्ड ए बोट रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया डैट शी मेट वेल्दी बिजनेसमैन विलियम प्रिस्टन whom she married। तो ये क्या हुआ, आपको मैंने लोकेशन, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। एंड लोकेशन देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आप स्क्रीन पोस्ट करो और आंसर डिसाइड करो क्या है। उससे पहले कि मैं बताऊँ, स्क्रीन पोस्ट कर लिया आपने। उसने कहा है कि वो अपने हस्बैंड को यहाँ टीचिंग ए क्राफ्ट पढ़ाते हुए मिली थी रिहेबिलाइजेशन में, लेकिन यहाँ तो लिखा है वो बोट पर मिली थी, तो क्या होगा, सीधी सी बात है फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। तो 4th क्वेश्चन कहता है मार्गरेट प्रिस्टन एंड थिया प्रोक्टर एक्सप्लोर्ड सिमिलर थीम्स इन देयर आर्ट। तो ये कह रहा है ये दोनों पर्सन ने सिमिलर थीम्स अपनी आर्ट में एक्सप्लोर किया। सो सिमिलर थीम्स होना चाहिए एंड इन दोनों पर्सन के नाम जो हैं ये अपने को लोकेशन पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पॉइंट्स आउट अर्ली, नो यहाँ किसी पर्सन का नाम नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पर ये रहा अपना पर्सन का नाम है हर फर्स्ट मेजर। अब हर कौन है, ये मार्गरेट का नाम से रीडिंग पैसेज था, तो हर तो यही होगी ना। Her first major showing in Australia was with her friend Thea Proctor in exhibitions in Melbourne and Sydney in 1925. Many of Preston's prints were hand-colored in rich scarlets, red, blues and greens, and all of them were set in Chinese. So many of were hand greens, all of them were set in Chinese red color. Harbour views. Harbour is something different person, इसका मतलब Harbour views were again prominent but in comparison with earlier artwork, ठीक है, they were compact and busy using striking contrast, something कुछ different ही बात कर रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लोर सिमिलर थीम्स इन देयर आर्ट, मुझे तो ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आया कि उन दोनों का सिमिलर थीम्स होना चाहिए। they were compact and busy but in comparison with earlier artwork, उसका हैंड कलर्ड इन रिच स्कारलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑल ऑफ देम सेट इन चाइनीज़।
ये नहीं लिखा, तो मैं तो इसको नॉट गिवन लगा के चलूँगी आगे, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उन्होंने सिमिलर थीम पे पेंटिंग किया था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 5th नंबर, मार्गरेट्स 1925 देखो यहाँ से ही शुरू हो गया था। ओह हो 1925 तो यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है कोई बात नहीं। तो 1925 आर्ट वर्क्स ऑफ सिडनी हार्बर, सिडनी यहाँ पे है, वर सिंपलर देन हर प्रीवियस वंस। अच्छा, अब मार्गरेट का ही अपने आप से ही कंपैरिजन है। मार्गरेट 1925 का आर्टवर्क जो सिडनी हार्बर आर्टवर्क ऑफ सिडनी हार्बर करते वो सिंपलर थे देन हर प्रीवियस वन। अच्छा, फिर पढ़ लेते हैं। हर मेजर शोइंग इन ऑस्ट्रेलिया वॉज विद हर फ्रेंड थिया प्रोक्टर इन एग्जीबिशंस इन मेलबर्न, मैनी ऑफ द प्रिस्टोन, ये प्रिस्टोन की बात हो रही है। हार्बर व्यूज वर अगेन प्रोमिनेंट इन कंपैरिजन विद अर्लियर आर्टवर्क्स, दे वर कॉम्पैक्ट एंड बिजी। सो तो दे वर कॉम्पैक्ट एंड बिजी। अच्छा, यूजिंग स्ट्राइकिंग कलर ब्लैक एंड वाइट विद दिस, अदर प्रिंट्स वर फीचर्ड नेटिव, इट वॉज स्टिल। अच्छा देखो, अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये तो फॉल्स है, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं लिखा है। वो तो लिखा है कि अर्लियर बट इन अच्छा कंपैरिजन भी है, वर अगेन प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, हार्बर व्यूज़, बट इन कंपैरिजन विद अर्लियर आर्ट वर्क्स दे वर कॉम्पैक्ट एंड बिजी। वे मतलब कॉम्पैक्ट एंड बिजी था, तो ये बोल रहा है कि वर सिंपलर देन हर प्रीवियस वन, ये तो कॉम्पैक्ट एंड बिजी था। यूजिंग स्ट्राइकिंग कलर्स मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड बिजी था, लेकिन यहाँ सिंपलर लिखा, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स होना चाहिए। फिर हम इसको फॉल्स लगाएंगे या नॉट गिवन लगाएंगे, ये आप मुझे आंसर में बताना, बिकॉज इसके लिए मैं सच में कंफ्यूज हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स होना चाहिए, बट आंसर ये भी हो सकता है, बट कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं। तो वर्ड सिंपलर देन हर, वैसे कोई कंपैरिजन नहीं दिया है, कोई सिंपलर चीज़ की बात नहीं की है, नहीं, कॉम्पैक्ट एंड बिजियर था, बट इन कंपैरिजन विद अर्लियर आर्ट वर्क्स, तो मैं इसी में उलझ गई, मैंने तो फॉल्स लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने एक क्वेश्चन पे उलझना नहीं है, अगर आपको जो ठीक लगता है लगा के चलें। द कलर्स इन मार्गरेट्स ब्रीवर प्रिंट्स वर वेरी ब्राइट। अच्छा, मार्गरेट ब्रीवर प्रिंट वर वेरी ब्राइट, देखो ब्राइट के बारे में तो यहाँ लिखा है ना, स्ट्राइकिंग, मार्गरेट ब्रीवर, मार्गरेट की ही बात हो रही है। Using striking contrasts of black and white combined with elaborate pattern and Margaret Brewer's print की बात हो रही है, were very bright. Other prints from this period feature native flora. It was with these still life subjects that she convinced the public Australia native flowers were equal in beauty to any exotic species. अब कलर्स तो यही बात हो रही है, और क्या बात हो रही है। ब्रीवरा ऑन द अपर रीचेज देयर वाज वन रग्ड नेचुरल ब्यूटी फॉर द, नहीं कुछ और ही बात हो रही है। द कलर्स इन मार्गरेट्स ब्रीव, अच्छा हाँ, हमें ये वाला प्रिंट के ऊपर जाना है, तो ब्रीवरा तो आई थिंक नीचे कहीं लिखा है, ये रहा यहाँ, तो इसमें देखना है, उसमें लोकेशन नहीं है। ऑन द अपर रीचेज ऑफ दिस, पहले ये लोकेशन बता रहे हैं, प्रिस्टन मूव्ड अवे फ्रॉम सिडनी एंड लिव्ड विद हर हस्बैंड बीरोवरा ऑन द अपर रीचेज ऑफ दिस, द एरिया वाज वन ऑफ द रग्ड नेचुरल ब्यूटी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड हरसेल्फ लिविंग इन अ होम सराउंडेड बुश. Prior to this, featured in her paintings and painting had been purchased from local florists. Now they grew in abundance around her. Priston's prints become larger, less complex and less reliant on the bright color. So this is false. I will show you the location again. मैं थोड़ा समझा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 15 मिनट्स में करने वाली रीडिंग है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है कि प्रिंट्स वर वेरी ब्राइट, तो ये फॉल्स इसलिए हुआ। ये देखो ब्रीवरा में शिफ्ट हुई, उसके बाद ये उसके प्रिंट्स की बात हो रही। अब यहाँ व्हेन लिविंग इन ब्रीवरा मार्गरेट पेंटेड फ्लावर्स इन देयर नेचुरल लोकेशन, तो नेचुरल लोकेशन में तो देन दैट वर ग्रोइंग वाइल्ड, तो ठीक है। अब यहाँ पे भी पेंटिंग एंड प्रिंट्स हैड बीन परचेज फ्रॉम लोकल फ्लावर्स, तो वो पहले प्रायर की बात हो रही है, जब ब्रीवरा शिफ्ट होने से पहले। नाउ ग्रू इन अबेंडेंस अराउंड हर होम, मतलब ये जो है फ्लावर्स इन देयर नेचुरल लोकेशन, तो ये हो गया अपना ट्रू आंसर। ठीक है, तो ये नेचुरल लोकेशन देखो, ग्रोइंग वाइल्ड और ये सब लिखा है, तो मतलब ये नेचुरल लोकेशन ही है। ठीक है, चलो अभी
अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्लीट द नोट्स बिलो। इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड ही अलाउड है, एंड और ए नंबर। वन वर्ड के साथ नंबर भी आ सकता है और अकेला नंबर भी आंसर आ सकता है, तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो मार्गरेट प्रिस्टोन लेटर लाइफ, एबोरिजिनल इन्फ्लुएंस। अच्छा, तो अब मैं आपको क्या बताने वाली थी कि अब मैं आपको पूरी रीडिंग दिखाती हूँ फिर से। ये फुल रीडिंग है, इस पेज को हम पूरा ढूंढ चुके हैं एंड इस पैराग्राफ तक हम ढूंढ चुके हैं। इसका मतलब आगे के जो पैराग्राफ बचे हैं वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिप है आपको रीडिंग पैसेज को सॉल्व करने के लिए। लास्ट का क्वेश्चन हो सकता है लास्ट वाले पैराग्राफ्स में मिले, बट ठीक है फिर भी, लेकिन हमें ऊपर से कुछ सीक्वेंस पता चल रहा है इस रीडिंग पैसेज का, तो इसको करते करते अब हम यहाँ आ गए हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करना है, तो अबोरिजिनल इन्फ्लुएंस के बारे में बात है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अबोरिजिनल आर्ट आ चुका है। तो अभी हमें ढूंढना है लोकेशन। इंटरेस्ट इन अबोरिजिनल आर्ट वाज इंस्पायर्ड बाय सीइंग रॉक एनग्रेविंग। अब रॉक एनग्रेविंग को ढूंढने की ट्राई करते हैं। उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड डैश एंड कलर। अब कलर्स भी हमें हेल्प करेगा लोकेशन राइट आंसर ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लैंक की 8th नंबर यहाँ ब्लैंक है। ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद के वर्ड्स हेल्पफुल होते हैं करेक्ट आंसर ढूंढने में। तो पहले एनग्रेविंग, रॉक एनग्रेविंग्स को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हमें मिलेगा इसका एक्चुअल आंसर। विजुअल साइट्स प्रोवाइडेड नेशनल बॉडी ऑफ आर्ट रिफ्लेक्ट द एंशियंट। ओके, यहाँ रॉक एनग्रेविंग इज हेयर, यस, फाउंड नियर हर प्रॉपर्टी। प्रिस्टन ऑल्सो डिवेल्प वट। अच्छा, अब हमें ये लोकेशन मिल चुकी है। अब हमें वट इनकॉर्पोरेट, इस आर्ट में उसने क्या इनकॉर्पोरेट किया, क्या इंक्लूड किया, एंड कलर्स। तो अब चलते हैं कलर्स पे। ऑल्सो डिवेल्प्ड वट वॉज ऑन रिटर्निंग टू दिस सिडनी विजिटेड साइट्स पर्सन। प्रिस्टन बिलीव दैट अबोरिजिनल आर्ट प्रोवाइडेड द की टू एस्टेब्लिशिंग नेशनल बॉडी आर्ट। यहाँ कलर्स देखो यहाँ दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब कलर्स मुझे दिख रहे हैं, कलर्स अब देखो इसको ध्यान से। इनकॉर्पोरेटेड डैश एंड कलर्स फ्रॉम अबोरिजिनल आर्ट इन हर ओन वर्क। ओके, so during 1940s symbols used by aboriginal people together with dried burnt colors है, colors की quality दी है, found in traditional aboriginal paintings। aboriginal art जो है, अब and मतलब क्या, अब इस सेंटेंस को तो ये तो फिनिश हो गया, तो और कौन सा चीज था, सिंबल्स यूज किए थे, एंड टुगेदर विद मतलब एंड ड्राइड बर्न्ट कलर्स यूज किए थे। तो आंसर क्या होगा अपना, सिंबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद 9th, ऑफन रेफर टू अबोरिजिनल सोर्सेज इन द डैश शी गेव हर आर्ट वर्क्स। तो उसने क्या रेफर्ड मतलब कि रेफर्ड का मतलब समझ लो उसने कुछ नाम दिया, कुछ समथिंग शी हैड गिवन। तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, artist titles from this period frequently acknowledge her sources and reveal the extent to which, because हम ये ढूंढ रहे हैं 9th नंबर, ठीक है, to and reveal the extent to which she draw inspiration from traditional aboriginal art to create her own art। अच्छा हाँ देखो, ये रेफर्ड होता है known as, ये known to this sources in the सोर्सेज, वैसे ऊपर भी लिखा था सोर्सेज, ये भी लिखा है, तो थोड़ा यहाँ से आर्टिस्ट टाइटल्स, ओहो ओके, सेम इतनी दूर तो कहाँ जाएगी लोकेशन, देखो आप अभी देखो ये कलर्स वाला यहाँ मिला था, उसके बाद आर्ट वर्क ऑफन रेफर टू अबोरिजिनल सोर्सेज यहाँ है, इन द शी गेव हर आर्ट वर्क, उसने अपने आर्ट वर्क को क्या दिया, टाइटल्स, इन द टाइटल्स, यहाँ मैं टाइटल्स लगा देती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1953। अब 1953 ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है 1950, कीवर्ड्स को ढूंढते जाओ और काम करते जाओ। अब हमें 1953 एग्जीबिशन वाला जो था मैंने आपको अभी दिखाया था, तो अब हम वेरी ओल्ड मेथड, सो बहुत ओल्ड मेथड की बात हो रही है। एट द एज ऑफ 73 प्रिस्टन प्रोड्यूस्ड हर मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रिंट्स। द एग्जीबिशन एट दिस सिडनी इंक्लूड्स 29 प्रिंट्स मेड यूजिंग ओल्ड होता है एंशियंट टेक्निक नोन एज स्टेंसिलिंग। देखो मेथड होता है टेक्निक, ठीक है, वेरी ओल्ड मेथड वाज यूज्ड फॉर सम प्रिंट्स, तो ठीक है हम स्टेंसिलिंग लगा देंगे यहाँ पे।
स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, जो स्पेलिंग यहाँ दी है वही लगाना है। फिर उसके बाद है वॉज इंस्पायर्ड बाय, ये किससे इंस्पायर्ड हुई थी, ठीक है। ठीक है, मैनी ऑफ द आर्ट वर्क इन द एग्जीबिशन इनकॉर्पोरेटेड हर फ्यूजन ऑफ अबॉरिजिनस एंड चाइनीज़ कॉन्सेप्ट अबाउट चाइनीज़। देखो ये रहा, चाइनीज़ भी आ गया, चाइनीज़ कॉन्सेप्ट। इंस्पायर्ड बाय Preston had admired Chinese art. Since this, she acquired the first of her many books. She had visited China on 2 occasions. Chinese elements may be found in several of her earlier paintings. She had started collections in 1915. देखो कलेक्शन किसकी हो सकती है, बुक्स की। ये देखो बुक्स दिया, ये कलेक्शन से मुझे समझ में आया कि ये बात बुक्स की हो रही है। देखो पढ़ो आप ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं 12th नंबर, ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या हुआ, स्टिल इंटरेस्टेड इन, तो उसके बाद भी एक पैराग्राफ है। हाउएवर इन हर प्रिंट्स प्रिस्टोन कंबाइंड चाइनीज आइडियाज विद हर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड दिस। प्रिस्टोन डिड नॉट लेट एज, आ गया ना वर्ड, ऑल्टर हर हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। एज शी गॉट ओल्डर हर लव ऑफ पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग एंड स्टिल इंटरेस्टेड इन डैश एंड आर्ट इज ऑल्सो देयर। आर्ट क्या होता है, पेंटिंग, तो यहाँ क्या आएगा, प्रिंट। इंटरेस्टेड इन प्रिंट, पेंटिंग, यह आर्ट हो गया। अब एंड भी देख लेते हैं, एंड भी क्या लिखा है, तो यहाँ ये वर्ड ट्रैवल दिया है, तो ट्रैवल तो नहीं लगेगा, प्रिंट, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग एंड ट्रैवल। तो पेंटिंग की जगह उसने आर्ट लिखा था, तो हमने प्रिंट लिख दिया, ठीक है। तो 1 वर्ड ही लिखना है, बट 1 तो प्रिंट मेकिंग आता होगा ना फिर 1 वर्ड में, तो अकेला तो हाफ स्पेलिंग तो कैसे लिखेंगे। अब 14th नंबर क्वेश्चन, वर्कड फॉर नियरली 6 डिकेड्स, मतलब 60 ईयर्स मेकिंग मोर देन डैश आर्ट वर्क्स। 60 ईयर्स से ज़्यादा उसने क्या आर्ट वर्क किया, डिसाइडेड टू ऑस्ट्रेलियन आर्ट। तो अभी देख लेते हैं, एक और पैराग्राफ है। तो अभी 60 ईयर्स यहाँ लिखे हैं, 6 डिकेड्स। By the time of her death in 63, when she was 88, she had produced over 400 paintings and prints in a career spanning almost 60 years. She created a body of work that demonstrated her extraordinary originality. तो उसने क्वेश्चन बोल रहा है, working for nearly 6 decades, making more than 400 आर्ट वर्क। 400 लिखा ना, देखो ये 400 आर्ट वर्क मीन्स पेंटिंग। पेंटिंग से हमने आंसर लगाया क्योंकि ब्लैंक से आगे या पीछे वाला वर्ड इंपॉर्टेंट होता है।